कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसकी चर्चा पिछले 2 वर्षों से लगातार सत्ता के गलियारों में घूम रही थी। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अब राज्य की कमान डीके शिवकुमार के हाथों में ही जानी है। यह केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, यह कांग्रेस की आंतरिक शक्ति संरचना, क्षेत्रीय समीकरणों और भविष्य की राजनीति का बड़ा मोड़ है। 2023 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं, बल्कि अपने दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगी। सिद्धारमैया जनाधार वाले नेता थे, पिछड़े वर्गों, ग्रामीण समाज और कल्याणकारी राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे। दूसरी ओर डीके शिवकुमार संगठन के रणनीतिकार, संसाधनों के प्रबंधक और कांग्रेस हाईकमान के भरोसेमंद संकटमोचक थे। उस समय समझौते के रूप में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री पद देकर असंतोष को नियंत्रित किया गया। हालांकि 2.5 साल का फॉर्मूला कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह हमेशा जीवित रहा। अब वही फॉर्मूला वास्तविकता बन चुका है। सवाल केवल इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बना। असली सवाल यह है कि कांग्रेस ने यह फैसला अभी क्यों लिया। पिछले कुछ महीनों में सिद्धारमैया सरकार पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। गारंटी योजनाओं ने कांग्रेस को राजनीतिक लाभ तो दिया, लेकिन सरकारी खजाने पर उसका बोझ भी बढ़ा। विपक्ष लगातार वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठा रहा था। वहीं पार्टी के भीतर भी यह भावना मजबूत हो रही थी कि यदि डीके शिवकुमार को लंबे समय तक इंतजार कराया गया तो संगठनात्मक असंतोष पैदा हो सकता है। कांग्रेस नेतृत्व शायद यह जोखिम नहीं लेना चाहता था। डीके शिवकुमार की राजनीति पारंपरिक प्रशासनिक राजनीति से अलग रही है। वे उन नेताओं में हैं जो सत्ता के दृश्य और अदृश्य दोनों पक्षों को समझते हैं। विधायकों को साथ रखना, संकट के समय पार्टी को टूटने से बचाना, चुनावी रणनीति बनाना और संसाधन जुटाना, इन सब में उनकी क्षमता ने उन्हें कांग्रेस का ट्रबल शूटर बना दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही कि उन्हें लंबे समय तक केवल नंबर 2 पर रखना शायद संभव नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल संगठन कौशल से नहीं चलती। अब शिवकुमार को प्रशासनिक दक्षता भी साबित करनी होगी। यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सिद्धारमैया की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे सामाजिक समीकरणों को गहराई से समझते थे और जनता से सीधा संवाद रखते थे। शिवकुमार की छवि अधिक आक्रामक, राजनीतिक और रणनीतिक नेता की रही है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे जननेता की भूमिका में भी उतने ही सफल हो पाते हैं। इस बदलाव का असर केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है। यदि यहां नेतृत्व परिवर्तन सफल रहता है तो कांग्रेस इसे एक मॉडल के रूप में पेश कर सकती है, जहां पार्टी नेतृत्व समय समय पर शक्ति संतुलन बनाकर बड़े नेताओं को साथ रखता है। लेकिन यदि गुटबाजी बढ़ी या प्रशासन कमजोर पड़ा तो यही प्रयोग कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। भाजपा निश्चित रूप से इस बदलाव को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। वह यह नैरेटिव बनाएगी कि सत्ता जनता के लिए नहीं, बल्कि नेताओं के बीच समझौतों के लिए चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करने वाला संक्रमण बताने की कोशिश करेगी। आने वाले महीनों में यही राजनीतिक लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या वे कर्नाटक की राजनीति में केवल एक समझौता उम्मीदवार साबित होंगे या कांग्रेस के नए निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में उभरेंगे। क्योंकि भारतीय राजनीति में कुर्सी मिलना महत्वपूर्ण होता है,
लेकिन उस कुर्सी पर अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करना उससे कहीं अधिक कठिन। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದು 2006. ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಶಾಸಕರು, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.